नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका कलाम की इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आईआर के दृष्टिकोण से, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के दृष्टिकोण से आपका एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसको हम संयुक्त राष्ट्र कहते हैं, यूनाइटेड नेशन कहते हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संगठन माना जाता है, जो दुनिया में शांति और सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है। आज उस संयुक्त राष्ट्र की हम चौथी कक्षा, फोर्थ वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। कलाम की रिसर्च टीम अपने पूरे उत्साह, उमंग और विश्वास के साथ आपके सामने चीज़ें प्रस्तुत करती है, ताकि आपकी एग्जाम की इस तैयारी में कलाम आपके लिए एक महत्वपूर्ण भागीदार बन सके। इस क्रम में दोस्तों, आज इससे पहले जो है, हमने संयुक्त राष्ट्र के बारे में एक बेसिक जानकारी लेते हुए उसके अभिन्न अंगों में हम सुरक्षा परिषद तक पूरा पाठ कर चुके थे। आज की इस क्लास में पार्ट 4 हमारा होगा। इस पार्ट 4 में जो इंपॉर्टेंट पार्ट आज होगा वो आपका होगा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यासिता परिषद और सचिवालय के बारे में विशेष जानकारी, जहां से आपके एग्जाम में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसका पूरा प्रयास कलाम की टीम करती है कि किस प्रकार आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। तो इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। सबसे पहले जब हम बेसिक स्टार्ट करते हैं तो पहला पॉइंट जो स्टार्ट होगा वो होगा कि इसी का शॉर्ट नेम क्या है। तो आप लोग ध्यान रखना, इसी को इकोसॉक कहा जाता है और इकोसॉक का मतलब होगा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन। इसका शॉर्ट नेम जो है वो इकोसॉक है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन। इसी को हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के नाम से इसको जाना जाता है। इस कड़ी में दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, इसका जो वर्णन किया गया है वो बेसिकली इसका अध्याय 10 जो है, अध्याय 10 होगा और साथ ही साथ आर्टिकल 61 से लेकर आर्टिकल 61 से 71 के मध्य आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की चर्चा बहुत बेहतर तरीके से की गई है। वापस रिपीट करता हूं, संयुक्त राष्ट्र का एक अभिन्न अंग है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि ये बेसिकली यूनाइटेड नेशन का, यूएन का एक अभिन्न अंग है, जिसको हम आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना जो है वो बेसिकली संयुक्त राष्ट्र के साथ ही 1945 में इसकी स्थापना हो गई। लेकिन इसका जो पहला सत्र शुरू हुआ, वो फर्स्ट सेशन जो है वो बेसिकली पहला सत्र जो है वो स्टार्ट होता है आपका जनवरी 1946 के अंदर। और आप लोग ध्यान रखना, जब जनवरी 1946 में इसका पहला सेशन स्टार्ट हुआ 23 जनवरी 1946 को, तो आप लोग ध्यान रखना, इसका पहला अध्यक्ष जो है वो, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो आपको जानकर शायद गर्व महसूस हो कि इसके पहले अध्यक्ष भारतीय थे, रामास्वामी मुदलियार। रामास्वामी मुदलियार जो है ये बेसिकली इसके पहले अध्यक्ष बने आर्थिक और सामाजिक परिषद के। सर इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आर्थिक और सामाजिक परिषद ने वर्ष 2021 के अंदर, आप लोग ध्यान रखना, वर्ष 2021 में इसने अपनी स्थापना की 75वीं वर्षगांठ बनाई, जिसको हमारे भारतीय प्रधानमंत्री ने बहुत ही सकुशल इसको बहुत अच्छा संचालित किया अस्थायी सदस्य के रूप में होते हुए। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद जो है वो 2021 में इसने अपनी 75वीं वर्षगांठ बनाई है। और जहाँ पर भी 50 वर्ष, 75 वर्ष, 100 वर्ष पूरे होते हैं, वहां से एग्जाम में प्रश्न आने की संभावनाएं पूरी होती है। इसी प्रकार आप देखोगे तो इसका मुख्यालय कहां पर है, तो दोस्तों ध्यान रखना, इसका जो मुख्यालय है वो अमेरिका में न्यूयॉर्क में है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के जो अभिन्न अंग हैं उनके अधिकांश के मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं है, केवल एक द हेग के अंदर है, ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट फॉर जस्टिस। ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद आप कहोगे सर इसमें ओरिजिनली कितने सदस्य थे, तो मूलतः आप लोग ध्यान रखना, इसमें 18 सदस्य थे। ओरिजिनली जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसमें 18 मेंबर का प्रोविजन किया गया था, लेकिन
आज की तारीख में इसकी जो वर्तमान संख्या है वो वर्तमान संख्या आप लोग ध्यान रखना 54 है, वर्तमान संख्या 54 है। अतः इसकी 18, 18 और 18 के 3 स्लॉट के अंदर इनका चुनाव होगा। मतलब 18 सदस्यों का चुनाव 3 वर्ष के लिए होगा। फिर अगले वर्ष तो आप देख सकते हो कि इसमें टोटल मेंबर 54 है, 18 सदस्य 18 के लोट में इसका चुनाव होता है। और इसका चुनाव कौन करता है तो ध्यान रखना, इसका चुनाव जो है वो बेसिकली संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसका चुनाव किया जाता है। आप लोग ध्यान रखना, संयुक्त राष्ट्र महासभा इन सदस्यों का महासभा द्वारा इनका चुनाव होता है। तो ये बिंदु आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये आप एक इसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर बहुत अच्छे से ले सकते हो। ये जो 1/3 सदस्य है, आप लोग ध्यान रखना, 54 का 1/3 होगा 18, 1/3 सदस्य प्रति वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं और उनके स्थान पर 18 नए आ जाते हैं। इस प्रकार ये सेशन, ये सदन कभी खाली नहीं होगा। 18 नए आएंगे, 18 चले जाएंगे। तो पहले वाले के अंदर लॉटरी सिस्टम किया गया था, उसके बाद सतत रूप से ये प्रक्रिया चल रही है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का पहला अध्यक्ष रामास्वामी मुदलियार थे, जो भारत के थे। और ध्यान रखना, रामास्वामी मुदलियार ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र के अंदर सैन फ्रांसिस्को जाकर चार्टर पे साइन करने वाले भी रामास्वामी मुदलियार थे। तो संयुक्त राष्ट्र के एक अभिन्न अंग के बारे में मैंने आपको चीज़ें बताई। आप लोग ध्यान रखना, इसकी बैठक जो है वर्ष में 2 बार होती है। इसकी बैठक जो है, इसकी बैठक 2 बार होती है, एक बार अप्रैल में और एक बार जुलाई में। अप्रैल और जुलाई, एक बार न्यूयॉर्क में और एक बार जिनेवा के अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर इसकी बैठक होती है। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना, एक साथ इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वापस मैं रिपीट कर देता हूं, इसकी स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र के सत्र के साथ हुई थी, लेकिन इसका पहला सेशन जो है जनवरी 1946 में हुआ। इसके पहले अध्यक्ष रामास्वामी मुदलियार थे। इसकी बैठक साल में 2 बार होती है, एक अप्रैल में, एक जुलाई के अंदर। तो यहाँ पर ये पॉइंट भी आप लोग यहाँ पर स्पेशली ध्यान रखेंगे। आप कहोगे सर अप्रैल की जो बैठक है वो कहाँ पर होती है, तो अप्रैल की बैठक जो है वो बेसिकली न्यूयॉर्क के अंदर होती है। अप्रैल की जो बैठक है वो होती है न्यूयॉर्क के अंदर, और ये बैठक होती है जुलाई वाली जिनेवा के अंदर। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि सर आपने इसकी बेसिक जानकारी दे दी, लेकिन आर्थिक एवं सामाजिक परिषद करती क्या है, तो यहां पर आप फिर ध्यान रखना दोस्तों, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के कार्य क्या है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। इस आर्थिक एवं सामाजिक परिषद को ही शॉर्ट फॉर्म में आप लोग ध्यान रखना, इसी को इकोसॉक कहा जाता है। इसी को इकोसॉक कहा जाता है। और ये बेसिकली यूनाइटेड नेशन के, संयुक्त राष्ट्र के 3 महत्वपूर्ण कार्यों को करती हैं। 3 महत्वपूर्ण कार्य, और वो 3 महत्वपूर्ण कार्य कौन से हैं, तो इसमें आएगा आपका, एक तो संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक विकास के पूरे डेवलपमेंट को तैयार करना, तो एक तो होगा आर्थिक, दूसरा सामाजिक, वो तो इसके नाम में ही है, आर्थिक, सामाजिक, और ध्यान रखना तीसरा पॉइंट जो आपने शायद सोचा भी नहीं होगा वो होगा पर्यावरणीय विकास। तो आप लोग ध्यान रखना, संयुक्त राष्ट्र जिस सतत विकास की बात करता है, जिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है, उस सतत विकास के अंदर आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की एक बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती है। आर्थिक एवं सामाजिक विकास जो है वो सतत विकास की ओर लगा जाता है कि हम विकास इस प्रकार से करें कि वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी का भी ध्यान रख सकें। तो इस प्रकार के विकास को सतत विकास कहते हैं। इस क्रम में मानव के विकास के प्रत्येक
डायमेंशन को टच करना, उसके लिए संयुक्त राष्ट्र के एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म के रूप में काम करते हुए संयुक्त राष्ट्र के सामने एक प्रतिवेदन तैयार करना कि किस प्रकार विश्व शांति और सुरक्षा के लिए इकोसोक जो है वो आर्थिक और सामाजिक विकास को निश्चित कर सकता है। तो इसका काम जो है ये बेसिकली आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का महत्वपूर्ण कार्य जो है वो 3 क्षेत्र में है। 3 महत्वपूर्ण कार्य जो है वो बेसिकली आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना, सामाजिक विकास को सुनिश्चित करना और पर्यावरणीय विकास को, ये 3 काम है। और अगर इसके साथ आपके ऑप्शन में मानव विकास दे रखा हो तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो कहीं ना कहीं आर्थिक और सामाजिक परिषद के पास में ही आएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन आपसे पूछे कि न्यासीता परिषद को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, तो आप लोग ध्यान रखना, इसी को हम कहते हैं ट्रस्टीशिप काउंसिल के नाम से भी इसको जाना जाता है। इससे आपके एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना थोड़ी सी कम है, लेकिन अगर प्रश्न बना तो इस संदर्भ में ऐसे बन सकता है कि संयुक्त राष्ट्र का ये अभिन्न अंग तो है, अभिन्न अंग है, परंतु वर्तमान में ये सक्रिय नहीं है। सक्रिय नहीं है क्यों? क्योंकि जो काम इसको दिया गया है वो काम इसके पास में वर्तमान में एग्जिस्टेंस भी नहीं है। वो काम क्या है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले आप देखो कि 1945 में जो यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई, उस समय दुनिया जो है वो बेसिकली साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद से मुक्त हुई। साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद से मुक्त हुई। और साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद आपको पता है, साम्राज्यवाद किसे कहते हैं और उपनिवेशवाद कैसे कहते हैं? जब कोई एक क्षेत्र अपनी भौगोलिक सीमाओं से बाहर निकलकर किसी दूसरे क्षेत्र पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लेता है तो इसे साम्राज्यवाद कहा जाता है। और वो जो राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर कब्जा करता है अपने साम्राज्यवादी नीतियों के तहत, अगर उस दूसरे राष्ट्र का वो आर्थिक दृष्टिकोण से शोषण करता है, अपने हितों के लिए उसका फायदा उठाता है, तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशिक प्रक्रिया कहते हैं और इस प्रकार के वाद को उपनिवेशवाद कहते हैं। तो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि 1945 में यूएन की स्थापना के बाद, 1945 के बाद, या मैं कह सकता हूँ यूएन की स्थापना और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब ब्रिटेन और फ्रांस दुनिया की महाशक्ति नहीं रहे, तो 1945 के बाद कई देश आज़ाद हुए। उन आज़ाद देशों में आपको पता है, आपको कि सर जो देश आज़ाद हुए उनके कुछ नाम बता दीजिए। जैसे भारत, श्रीलंका, मॉरिशस, मालदीव, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई, घाना, सूडान, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, ये तमाम देश साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की लंबी गुलामी के बाद आज़ाद होते हैं। लेकिन इन देशों में कुछ देश ऐसे थे कि आज़ादी के बाद भी वो अपना शासन खुद नहीं संभाल सकते थे। कई देश ऐसे थे जिनमें राजनीतिक कुशलता नहीं थी, मतलब वो अपने राष्ट्र को खुद नहीं चला सकते थे। राजनीतिक कुशलता नहीं थी, उन्हें प्रशासनिक अनुभव नहीं था, उनके पास अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए उनके पास सेना नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखना, इसके लिए 1920 में जो लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई थी, जिसको हम कहते हैं राष्ट्र संघ, उस राष्ट्र संघ के अंदर भी एक प्रोविजन था जिसको हम कहते हैं मैंडेट सिस्टम, अर्थात ऐसे देश जो अपना शासन खुद नहीं संभाल सकते उनको मैंडेट देश बना करके किसके अधीन रखा जाता था? राष्ट्र संघ के अधीन रखा जाता था। लेकिन 1920 में राष्ट्र संघ तो खत्म हो गया और उसके स्थान पर आ गया यूनाइटेड नेशन। उस यूनाइटेड नेशन की एक नया अंग बनाया गया जिसको हम कहते हैं न्यासीता परिषद। और न्यासीता परिषद को क्या काम दिया गया? न्यासीता परिषद को वही काम दिया गया जो राष्ट्रसंघ के पास मैंडेट शासन प्रणाली के तहत था, अर्थात वे देश
वे देश जो अपना शासन खुद नहीं संभाल सकते, शासन खुद नहीं संभाल सकते और जब तक वो इसके लिए योग्य ना हो जाए तब तक उन राष्ट्रों की जिम्मेदारी ट्रस्टीशिप काउंसिल को दे देगी। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि 1994 के अंदर वो अंतिम देश कौन सा था जो न्यासिता परिषद के पास में था, उसके बाद में अब ट्रस्टीशिप काउंसिल की जिम्मेदारी लगभग खत्म हो गई है। लास्ट देश था 1994 का पलाऊ। उस पलाऊ के बाद में आज की तारीख में कोई देश नहीं है। तो ये आपको यहां पर स्पेशली न्यासिता परिषद के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है। वापस मैं रिपीट कर देता हूं कि न्यासिता परिषद जो है वो संयुक्त राष्ट्र का एक अभिन्न अंग है, लेकिन जो उद्देश्य इसका है, जो जिम्मेदारी उसको दी गई है, उस दृष्टिकोण से वर्तमान में ये सक्रिय नहीं है, लेकिन अभिन्न अंग है, ध्यान रखना। अब उसके आगे बढ़ते हैं और यहां पर देखो आप, अब संयुक्त राष्ट्र का एक ऐसा अंग जिसका मुख्यालय संयुक्त राष्ट्र से बाहर है, उसको हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ। और ध्यान रखना इसी का पूरा नाम होगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ध्यान रखना सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, ये संयुक्त राष्ट्र का अभिन्न अंग है। ये संयुक्त राष्ट्र का अभिन्न अंग है, संयुक्त राष्ट्र का अभिन्न अंग है, लेकिन इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में नहीं है, बल्कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको पता होगा द हेग के अंदर है। आप कहोगे सर द हेग कहाँ पर है? तो द हेग जो है यूरोप की नीदरलैंड में है, और नीदरलैंड को ही आपको पता है कहा जाता है हॉलैंड के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो कहाँ पर है? द हेग में है। कुल कितने जज इसमें होते हैं? कुल जजों की संख्या, कुल जजों की संख्या यहां पर 15 होती है। टोटल 15 जज होते हैं और उन 15 जजों का प्रत्येक जज का जो कार्यकाल है वो यहाँ पर काफ़ी रखा गया है। वो कार्यकाल है 9 वर्ष, मतलब एक बार जो बन गया वो 9 वर्ष तक रह सकता है। आप कहोगे सर कि क्या वो पुनर्निर्वाचित हो सकता है? तो यस, वह पुनर्निर्वाचित हो सकता है, री इलेक्टेड हो सकता है, पुनर्निर्वाचित हो सकता है, लेकिन एक ही देश के 2 जज एक साथ नहीं हो सकते। ये पॉइंट आपको यहां पर ध्यान रखना है। सर कार्यकाल 9 वर्ष होता है, टोटल 15 जज होते हैं, तो आप लोग ध्यान रखना प्रति 3 वर्ष पर 5 नए जजों का चुनाव होता है। आपके दिमाग में फिर आएगा सर प्रतिवर्ष 3 नए जजों का, प्रतिवर्ष 5 नए जजों का चुनाव होता है, तो ये चुनाव करता कौन है सर? तो ध्यान रखना इनका चुनाव जो है वो बेसिकली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर सबसे पहले जज का नाम, वहां पर आपको पता है टोटल 15 सदस्य होते हैं यूएनएससी में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, उसमें 5 वीटो पावर भी है, तो 15 में से 9 का जरूरी है, उस 9 में उन 5 का होना जरूरी। ध्यान रखना मैं किसकी बात कर रहा हूं? यूएनएससी की बात कर रहा हूं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में टोटल होते हैं 15 सदस्य, उन 15 में 5 स्थायी और 10 अस्थायी होते हैं। कोई भी जज का नाम आगे जाएगा जिसको 15 बट्टा मतलब 15 में से 9 सदस्य जो चाहेंगे जिसका नाम आगे करेंगे वो नाम आगे जाएगा। तो उत्तर क्या हुआ? आंसर हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जजों का चुनाव किस प्रकार होता है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर संयुक्त राष्ट्र
महासभा के द्वारा 2/3 बहुमत से इसका चुनाव किया जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको यहां पर स्पेशली याद रखना है, ये पॉइंट भी आप रखना। और ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्य काम है संयुक्त राष्ट्र के जो सदस्य राष्ट्र हैं उन सदस्य राष्ट्रों के मध्य अगर दोनों पक्ष सहमत हो तो उनके विवादों का समाधान करने का काम ये करता है। जैसे लेटेस्ट आपको पता होगा, इसने कुलभूषण जाधव की उसकी सुनवाई भी की थी जो पाकिस्तान के अंदर कैद है। इसी प्रकार आपको पता है इसने चागोस द्वीप को लेकर यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस के मध्य जो विवाद चल रहा है उसको सुलझाने का प्रयास अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने किया है। तो ये पॉइंट भी, क्या इससे बाहर का भी आ सकता है? यस, बाहर का मसला भी आ सकता है, लेकिन उसके लिए प्रतिवेदन सुरक्षा परिषद के माध्यम से आएगा। अब देखिए आप, सचिवालय, सेक्रेटरीट। सचिवालय जो है आप लोग ध्यान रखना, सचिवालय बेसिकली संयुक्त राष्ट्र का एक अभिन्न अंग है। और मैं कह सकता हूं कि जैसे किसी सरकार का, राज्य सरकार का सेक्रेटरीट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का सेंट्रल सेक्रेटरीट होता है, इसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र का जो सेक्रेटरीट है, जो सचिवालय है, उसी का नाम है संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट कहा जाता है। और ये बेसिकली आप लोग ध्यान रखना, ये भी यूनाइटेड नेशन का एक अभिन्न अंग है, ये भी एक अभिन्न अंग है। और कहां पर है सेक्रेटरीट? तो आप लोग ध्यान रखना, ये न्यूयॉर्क में है। इसका सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी किस नाम से जाना जाता है? इसका सबसे बड़ा जो प्रशासनिक अधिकारी है वो बेसिकली आप लोग ध्यान रखना, उसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव के नाम से जाना जाता है, उसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव के नाम से जाना जाता है। यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरी, जैसे अभी एंटोनियो गुटेरेस जो पुर्तगाल के हैं वो वर्तमान में इसके जनरल सेक्रेटरी हैं। किस अध्याय में है? तो जो संयुक्त राष्ट्र का चार्टर 15 है, उस चार्टर 15 के आर्टिकल 97 से लेकर 101 के मध्य इसका वर्णन किया गया है। सचिवालय का कहां पर है? तो ये न्यूयॉर्क में है। सबसे बड़ी बात, क्या कार्य करता है ये? तो ध्यान रखना, ये यूएन का प्रशासनिक मुख्यालय है, जो डे टू डे के दिन प्रतिदिन के कामों को कौन करता है? तो संयुक्त राष्ट्र सचिवालय करता है। ये कभी खाली नहीं होता है, ध्यान रखना। और दूसरा आप लोग ध्यान रखना, यूएन के सभी अंगों एवं एजेंसियों के मध्य ये समन्वय का काम करता है, ये समन्वय का कार्य करता है। तो ये पॉइंट भी आपको यहां पर स्पेशली याद रहे, यूएन के सभी अंगों और एजेंसियों के मध्य ये समन्वय का काम भी करता है। कौन? सेक्रेटरीट, सचिवालय। और सचिवालय कहां पर है दोस्तों? तो आप लोग ध्यान रखना, सेक्रेटरीट जो है वो बेसिकली न्यूयॉर्क के अंदर है। यूनाइटेड नेशन का ये अभिन्न अंग माना जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको होगा। और इससे पहले दोस्तों मैं एक पॉइंट में भूल गया था उसके अंदर, शायद कौन सा? यहां पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में आप लोग ध्यान रखना कि भारत के अभी तक 4 जज हुए हैं। भारत के 4 जज यहां पर हुए हैं, उनके नाम कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो 4 जज जो हैं वो आपके हैं BN राव, RS पाठक, डॉक्टर नागेंद्र सिंह और दलवीर भंडारी। आप लोग ध्यान रखना, दलवीर भंडारी राजस्थान की जोधपुर से हैं, बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं दलवीर भंडारी। और वर्तमान में ये 2018 में, मतलब पहली बार 2012 में चुने गए थे और 2018 में ये पुनर्निर्वाचित हो गए हैं।
ये पुनर्निर्वाचित हो गए हैं। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना। दलवीर डॉक्टर नागेंद्र सिंह जो है वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पदों पर रहे हुए हैं। तो ये मैं एक मिस कर गया था, तो वापस मैंने आपको बता दिया इसी क्लास के अंदर। आगे चलते हैं। सचिवालय, सचिवालय को आप ध्यान रखना, ये सबसे बड़ा प्रशासनिक निकाय है जो न्यूयॉर्क के अंदर है, और सबसे अधिक कर्मचारी जो है वो बेसिकली इसी के अंदर है। यूनाइटेड नेशन का यही है। और ध्यान रखना, बजट तैयार करने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है, और इसका जो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है उसी को हम कहते हैं संयुक्त राष्ट्र महासचिव। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। यस दोस्तों, उसके बाद में आप देखिए महासचिव के कार्य क्या है। इसी को हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरी के नाम से इसको जाना जाता है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव के नाम से इसको जाना जाता है। सबसे पहले आप देखिए, ये यूएन का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी इसको माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी इसको माना जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा आप लोग ध्यान रखना, इसे यूएन मॉडरेटर भी कहा जाता है, मॉडरेटर भी इसको कहा जाता है। ये ध्यान रखना, यूएन का एक प्रेरक अधिकारी होता है जिसे विश्व एक शांति पुरुष के रूप में देखती है, यूएन प्रेरक के रूप में भी इसको जाना जाता है। साथ ही साथ ध्यान रखना, ये संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अंगों के साथ में एक मध्यस्थ अधिकारी की भूमिका भी यहाँ पर अदा करता है। एक मध्यस्थ अधिकारी, एक समन्वयकर्ता के रूप में अपनी भूमिका यहाँ पर अदा करता है। और जैसा कि मैंने आपको कहा, महासचिव का चुनाव कौन करती है, तो मैंने फिर वापस कहा, इसका चुनाव जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सिफारिश पर महासभा इसका चुनाव करती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसका चुनाव किया जाता है, और चुनाव जो इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और आप लोग ध्यान रखना, ये पुनर्निर्वाचित हो सकता है, लेकिन यूएनएससी जब भेजती है तो 15 में से 9 वोट होने जरूरी है। उन 9 में 5 स्थायी सदस्य जो कहेंगे वही आदमी का नाम आगे जाएगा। मतलब कौन से नाम, जैसे 2 नाम 3 नाम सेलेक्ट करेगी कौन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, फिर उन 3 नामों पर या उन 2 नामों पर जो है वो बेसिकली मोहर लगाएगी, या उनमें से उन 3 में से चुनाव करेगी कौन, संयुक्त राष्ट्र महासभा 2/3 बहुमत से। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि यूएनएससी की बड़ी भूमिका है। तो आपको सर ऐसे तो फिर जो सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य को वीटो पावर कहते हैं, हमेशा वही वो आ जाएंगे। ध्यान रखना, कोशिश आज तक ये की गई है कि सुरक्षा परिषद के जो 5 वीटो पावर है, जो स्थायी सदस्य है, वहां से महासचिव नहीं बनाया जाए, बल्कि किसी और देश से महासचिव का चुनाव हो, इसका प्रयास किया गया है। अब आप कहोगे सर इसके काम क्या है, इसका काम क्या है? तो ध्यान रखना, नंबर 1, ये अपने भाषणों के माध्यम से और अपनी गतिविधियों के माध्यम से इस प्रकार से प्रयास करता है कि संयुक्त राष्ट्र का जो उद्देश्य है विश्व शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना, तो ये काम ये बहुत गंभीरता के साथ और बहुत बेहतर तरीके से करता है। साथ ही साथ आप लोग ध्यान रखना, इकोनॉमिक एवं सोशल काउंसिल के अंदर, इकोसोक में एवं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जब भी इसे कोई महत्वपूर्ण कोई बात बतानी होती है, तो वहाँ पर ये भागीदारी लेकर के, वहाँ पर बैठक में भाग लेकर के और अपनी बात को रख सकता है। साथ ही साथ दुनिया के विभिन्न देशों में ये संयुक्त राष्ट्र की तरफ से एक पैगाम लेके जाता है कि किस प्रकार शांति के प्रयास किए जा सकते हैं। साथ ही साथ ये महासभा के अंदर इस प्रकार के प्रपोजल्स रखता है ताकि वैश्विक स्तर पर किस प्रकार से शांति को स्थापित किया जा सकता है। तो ये महासचिव के काम को आप विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान रखना। आपको ये पूछे कि सचिवालय के कार्यों के लिए कौन सा व्यक्ति जिम्मेदार है, तो ध्यान रखना, सचिवालय कार्यों के लिए ये व्यक्ति जिम्मेदार माना जाता है। कार्यों के लिए ये
जिम्मेदार माना जाता है। ही इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरीट। तो ये पॉइंट आपको यहाँ स्पेशली आने चाहिए। इसलिए दोस्तों आप लोग ध्यान रखना कि अभी तक संयुक्त राष्ट्र के जितने भी महासचिव बने हैं वो उन 5 स्थायी सदस्यों से नहीं बने हैं, बल्कि उससे अलग से बने हैं। जैसे आप देखोगे ये एक पूरी लिस्ट है दोस्तों, ये एक पूरी लिस्ट है जो आपको याद करनी है। कई बार यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव कौन था, तो आपका उत्तर होगा ट्रिग्वे ली। ये नॉर्वे का था 1946 से 1952 तक, मतलब इनके 1946 से 1952 तक रहा। और हम कह सकते हैं कि ये पहला यूरोपियन था, ये बेसिकली पहला यूरोपियन था जो संयुक्त राष्ट्र का महासचिव बना। इसी प्रकार आप देख सकते हो दूसरा था डैग हैमरसॉल्ट, ये 1953 से 61 तक था, ये स्वीडन का था। और ये दूसरा यूरोपियन था जो बेसिकली संयुक्त राष्ट्र का महासचिव बना। आप कहोगे सर क्या सब के सब यूरोप से ही बनते हैं क्या? नहीं, थोड़ा पेशेंस रखो। यहाँ पर ये आपका महाद्वीप आ गया म्यांमार से। यू थॉट, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पहला एशियाई व्यक्ति कौन था जो संयुक्त राष्ट्र का महासचिव बना। तो पहला एशियाई व्यक्ति जो था वो बेसिकली आपका यू थॉट था जो म्यांमार का था। और यहाँ पर रखना वर्तमान में उसी म्यांमार के अंदर सैन्य शासन है। एक लंबा जिंदगी जो है वो म्यांमार के लोगों ने सैन्य तानाशाही के तहत निकाली है। वहाँ पर आपको पता है कि फिर एक बार अभी लेटेस्ट जो है सैन्य शासन की स्थापना हो गई। हम कामना करते हैं कि वहाँ पर यू थॉट जैसा व्यक्ति आगे आए और वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना करे। इसी प्रकार कुर्ट वाल्डहीम, ये आप लोग ध्यान रखना तीसरा यूरोपियन था। ये कौन सा था? ये बेसिकली तीसरा यूरोपियन था जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव बनता है 1972 से 81। ध्यान रखना अधिकांश का कार्यकाल डबल है। अधिकांश का जो एक बार बन गया वो अंदर जाके पूरी गणित को समझ जाता है और वो वापस निर्वाचित हो जाता है। इसी प्रकार जेवियर पेरेज, ये पेरू के थे, 1982 से 91 तक रहे। आप लोग ध्यान रखना दोस्तों, ये पहले लैटिन अमेरिकी या लैटिन अमेरिका से, जिसको हम कह सकते हैं साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का पहला व्यक्ति जो संयुक्त राष्ट्र का महासचिव बना वो था जेवियर पेरेज। इसका आप एक ले सकते हो स्क्रीनशॉट और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, डॉक्टर बुतरस घाली। वेरी गुड, बहुत शानदार। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अफ्रीका महाद्वीप का पहला व्यक्ति कौन था। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखना, डॉक्टर बुतरस घाली जो है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, या मैं कह सकता हूं पहला अफ्रीकन जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव बना। और दूसरे थे कोफी अन्नान, किस देश के? घाना के। घाना कोई कहा जाता है गोल्ड के नाम से, इसका पुराना नाम क्या था? गोल्ड के नाम से। तो यहां पर कोफी अन्नान 2 बार रहे और ये दूसरे अफ्रीकन थे। गोल्ड कोस्ट, मुझे याद आ गया, गोल्ड कोस्ट। घाना का पुराना नाम क्या था? गोल्ड कोस्ट। और ये दूसरे अफ्रीकन हैं जो बेसिकली इसकी दूसरे अफ्रीकन। फिर इसी प्रकार बान की मून का नाम सुना होगा, ये 2 बार रहे। ये दक्षिण कोरिया के हैं, साउथ कोरिया के। और यहां पर आप देख सकते हो ये बेसिकली दूसरे एशियाई जो इसके अध्यक्ष बने हैं। कहीं मैं गलत तो नहीं हूं? देखो आप, पहला एशियाई और उसके बाद ये रहा दूसरा एशियाई। कौन? बान की मून। ये दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री थे और बाद में ये संयुक्त राष्ट्र के क्या बने? महासचिव। और ये भी 2 बार रहे। अभी लेटेस्ट जो है 1 जनवरी 2017 से 2022 तक एंटोनियो गुटेरेस जो है, जो पुर्तगाल के हैं। और ये कौन है दोस्तों? तो ये यूरोपियन है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि अभी तक सर्वाधिक किस महाद्वीप से पहला, दूसरा, तीसरा और
ये चौथा यूरोपियन है। अभी तक सबसे अधिक किस महाद्वीप से महासचिव बने हैं? तो आपका उत्तर होगा यूरोप से। वर्तमान में कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रहे हैं। 10 साल तक संयुक्त राष्ट्र का जो शरणार्थी ऑफिस है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर द रिफ्यूजी, उसके 10 साल तक अध्यक्ष रहे हैं। और उसके बाद ये दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, ये संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बने हैं। तो एंटोनियो गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र का महासचिव बनने से पहले किस संयुक्त राष्ट्र संस्था में थे? यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर द रिफ्यूजी, शरणार्थियों के लिए जो बना हुआ है उसके हेड थे ये। और ध्यान रखना उस संस्था को कितनी बार शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट दोस्तों ले लेना, यहाँ से भी कई बार आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप लोग ध्यान रखना कि एंटोनियो गुटेरेस जिस संस्था के रहे, जिसका नाम है यूएन ऑफिस फॉर रिफ्यूजी, 1954 और 81 के अंदर ध्यान रखना उसको शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका था। तो ये इंफॉर्मेशन भी मैंने आपको दी। एंटोनियो गुटेरेस किस देश के हैं? तो ध्यान रखना वो बेसिकली पुर्तगाल के हैं। ये एंटोनियो गुटेरेस 2017 से 2022 तक रहेंगे। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़ हम करने का प्रयास करते हैं, और वो आपका ये होगा दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि भारत की संयुक्त राष्ट्र में भूमिका क्या रही है, द रोल ऑफ इंडिया इन यूनाइटेड नेशन, उसको हम बहुत सारे डायमेंशन के साथ करने का प्रयास करते हैं। जैसे पहला डायमेंशन मेरा ये कहता है, पहला डायमेंशन कहता है नंबर 1 कि भारत की यूएन में जो भूमिका रही वो भूमिका किस किस रूप में रही है। तो सबसे पहले तो आप 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट तो 100% याद कर लेना। वो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? नंबर 1, रामास्वामी मुदलियार, ये वो व्यक्ति है जिन्होंने भारत की ओर से 1945 में सिग्नेचर किए, साइन किए, संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि थे। और यही वो पहला व्यक्ति है जो इकोसॉक के पहले अध्यक्ष बने थे, जिसकी इंफॉर्मेशन मैंने आपको पहले भी दी। और इकोसॉक की स्थापना के चूंकि 75 साल पूरे हो चुके हैं, इसलिए यहां से ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। और इकोसॉक का पहला अध्यक्ष भारतीय था, और चूंकि आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की एक बहुत बड़ी भूमिका है। साथ ही साथ दोस्तों आप देखोगे नंबर 2, विजय लक्ष्मी पंडित। तो ये पॉइंट भी आपको याद करना है। विजय लक्ष्मी पंडित जो है, विजय लक्ष्मी पंडित जो है, जो यूएन का जो 8वां सत्र था, यूएन का जो 8वां सत्र था 1953-54 में, उसकी पहली महिला अध्यक्ष रह चुकी हैं, पहली महिला अध्यक्ष रह चुकी हैं। सॉरी, संयुक्त राष्ट्र महासभा की ये पहली महिला अध्यक्ष रह चुकी हैं, पहली महिला अध्यक्ष। और ये सत्र कब हुआ था? 1953-54 का सत्र था, जिसमें इनको ये बनने का मौका यहाँ पर मिला था। इसी प्रकार आप देख सकते हो कि ICJ में, इंटरनेशनल कोर्ट फॉर जस्टिस के अंदर भारत के अब तक 4 जज रह चुके हैं, जिनका नाम है BN राव, RS पाठक, डॉक्टर नागेंद्र सिंह और दलवीर भंडारी। ये पॉइंट भी आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आप लोग देखना, इसको मैं और कई डायमेंशन के साथ दिखाता हूं। विजय लक्ष्मी पंडित का पॉइंट आपका पूरा हो गया है। साथ ही साथ राधा कृष्णन और मौलाना आज़ाद की यूनेस्को के अंदर बहुत बड़ी भूमिका रही है। यूनेस्को जो मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा संयुक्त राष्ट्र के यूनेस्को के बड़े पदों पर भारत के किन 2 व्यक्तित्व की भूमिका रही है। तो आपका उत्तर होगा राधा कृष्णन एवं
मौलाना आज़ाद साहब की। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद इकोसॉक का मैंने पॉइंट बता दिया है कि आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में रामास्वामी मुदलियार इसके पहले अध्यक्ष थे। भारत ने कई देशों में अपना पीस कीपिंग फोर्सेस जो हैं, भारत की शांति सेनाएं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के माध्यम से और संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से दुनिया के कई देशों में काम कर रही है। ये चीज़ बताती है कि भारतीय शांति सेना में सबसे आगे है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। भारत एक विकासशील देश है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के बजट में बहुत बड़ी भागीदारी, अपने जो भारत का बजट उसको देखते हुए बड़ी भूमिका अदा की है। सबसे बढ़कर कि भारत ने आंख बंद करके जब भी बात यह आई कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की व्यवस्था स्थापित करनी है और शांति सैनिक चाहिए, तो वो चाहे घाना हो, चाहे कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हो, वो चाहे कांगो हो, जाम्बिया हो, जिम्बाब्वे हो, सूडान हो, दक्षिण सूडान हो, माली हो, बेमाको हो, इजिप्ट हो, और चाहे साउथ अफ्रीका हो, और चाहे फिजी हो, चाहे नेपाल हो, कंबोडिया हो, वियतनाम हो, हर देश में जहां पर भारतीय शांति सैनिकों की आवश्यकता पड़ी उस समय भारत सबसे आगे था। इसी प्रकार आप देखोगे कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के मध्य सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कौन सा युद्ध हुआ था? उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य हुआ था। उस युद्ध को रोकने के लिए यूनाइटेड नेशन ने, यूएन ने एक न्यूट्रल कमीशन बनाया था। क्या बनाया था? एक न्यूट्रल कमीशन बनाया था और उस न्यूट्रल कमीशन का अध्यक्ष भारत को बनाया गया था। इससे आप समझ सकते हो कि भारत की भूमिका क्या थी। साथ ही साथ आपको पता है यूनाइटेड नेशन में 1946 में रंग भेद के खिलाफ आवाज उठाने वाले पहले व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यह बिंदु भी आपको ध्यान रखना है। रामास्वामी मुदलियार का मैंने पॉइंट बोल दिया है। शशि थरूर जो है वो बेसिकली संयुक्त राष्ट्र महासचिव में अवर महासचिव रहे हैं। शशि थरूर जो है ये अवर महासचिव रहे हैं, शशि थरूर, और ये भी इंपॉर्टेंट पोस्ट। और शशि थरूर ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव का चुनाव भी लड़ा था। सबसे बड़ी बात कि संयुक्त राष्ट्र का जो एक इंपॉर्टेंट काउंसिल है जिसको हम कहते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, उसका भारत अस्थायी सदस्यों में 8 बार अस्थायी सदस्य बन चुका है और वर्तमान में सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य भारत वर्तमान में भी है। ये बताता है कि भारत कितना एक्टिव देश है। साथ ही साथ आपको पता है 2 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र ने अहिंसा दिवस घोषित किया है। ये भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि भारत के गांधी जी के नाम पर वहाँ पर अहिंसा दिवस घोषित किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात कि अंतर्राष्ट्रीय इसने योगा दिवस को भी स्वीकार कर लिया है। ये पॉइंट याद रखना दोस्तों। और एक आईसीजे का पॉइंट मैंने बता दिया है। शांति सेनाओं भारत की बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो इसी के साथ आपका यूनाइटेड नेशन का ये पार्ट जो है यहाँ पर पूरा होता है। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।